नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 78 में एक छोटा सा वंश है जिसका नाम है पाल वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष में हम अपन ने कोडिंग याद करी थी हर पल कूट। हर पल में मतलब हर मतलब प्रतिहार, पल मतलब पाल, कूट मतलब राष्ट्रकूट। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट भी पढ़ चुके हैं अपन, गुर्जर प्रतिहार भी पढ़ा है इसके पहले वाले में ही। आज बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष का लास्ट जो है पाल वंश, और इसके बाद छोटे छोटे राजवंश जो हैं दूसरे। पाल वंश में शशांक नामक पालवंशी शासक के बारे में पहले बात करी है दोस्तों अपन ने। शशांक नामक पालवंशी शासक ने बुद्ध के पेड़ को कटवाकर गंगा में फिकवा दिया था। इतना बौद्ध विरोधी था शशांक। बंगाल बिहार में बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था इसने, शशांक ने। ये वही शशांक है जिसने देवगुप्त के साथ मिलकर और ग्रहवर्मन की हत्या करी थी, कन्नौज के मौखरी राजा। ठीक है जी, राज्यवर्धन का जीजा, हर्षवर्धन का जीजा था। तो बंगाल बिहार के बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। शशांक की मृत्यु के बाद लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता या अव्यवस्था का माहौल रहा। लगभग 8वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में बंगाल में अराजकता का माहौल रहा शशांक के साथ, और शशांक की मृत्यु के लगभग एक शताब्दी तक। इस अव्यवस्था और अराजकता के माहौल को कहा गया है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय, मत्स्य मतलब होता है मछली। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती जाएगी गलत तरीके से, तो मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खाना, दैट इज कॉल्ड मत्स्य न्याय। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। अब शासकों की बात करते हैं। तो पहला शासक है गोपाल। पाल वंश के शासकों का क्रम दोस्तों मैंने नीचे लिखा है। गोध, देना, मरा। गो मतलब गोपाल, धा मतलब धर्मपाल, दे मतलब देवपाल, ना मतलब नारायण पाल, मा मतलब महीपाल फर्स्ट, और रा मतलब रामपाल। गोध, देना, मरा। गोद जो होती है ना, गोदी में देना मरा, पालते हैं ना अपन शिशु को, तो गोदी में देना मरा। इस तरीके से कुछ याद करने के लिए है दोस्तों सिर्फ। ठीक है, तो गोद, देना, मरा। पाल वंश के शासकों का क्रम क्या है? गोदी में देना मरा, है ना, कुछ भी मतलब। तो गोपाल, तो जब ये मत्स्य न्याय चल रहा था शशांक की मृत्यु के बाद, तो जनता बहुत परेशान थी, और जनता ने जो है अपने तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से राजा को चुना है। यहां पे ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक तरीके से या जनता ने अपना राजा चुना है पाल वंश में, जिसका नाम था गोपाल। इसी मत्स्य न्याय, जो ऊपर अराजकता का माहौल मत्स्य न्याय चल रहा है, इसी मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए सामान्य जनता ने, अर्थात लोकतांत्रिक माध्यम से, गोपाल को राजा बनाया। अर्थात पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने 750 एडी में की थी। गोपाल वंश की स्थापना गोपाल ने लोकतांत्रिक तरीके से कब करी है? 750 एडी में, 8वीं शताब्दी के मिडिल में बिल्कुल। तिब्बती इतिहासकार ताराचंद के अनुसार, ताराचंद जो है वो तिब्बत के इतिहासकार हैं, तो ताराचंद के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ स्थापित किया। ओदंतपुरी बिहार में एक मठ स्थापित किया था गोपाल ने, ये इंपॉर्टेंट है। ओदंतपुरी में एक मठ स्थापित किया। दूसरा शासक है धर्मपाल। गोध, धा, धर्मपाल। परम सौगात अर्थात उत्साही बौद्ध की उपाधि इसने ली थी। परम सौगात किसको बोला गया है? धर्मपाल। ठीक है, धर्म परम, याद करने का तरीका क्या हो जाएगा जी? धर्म परम। धर्म ने ली परम की उपाधि, परम सौगात। परम सौगात का मतलब होता है उत्साही बौद्ध। यह गोपाल का पुत्र था। गुजराती कवि सोंढल ने इसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी दी है, वेरी इंपॉर्टेंट। गुजराती कवि सोंढल ने इसे, जो धर्मपाल है, इसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय आज उज्जैन में है, यदि सिर्फ विक्रम विश्वविद्यालय बोला जाता है तो, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बोले तो बिहार में। तो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया है? नालंदा किसने बनवाया था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिएगा, मैंने गुप्त शासक बताए हुए हैं आपको। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में किसने बनवाया? धर्मपाल ने। इसके अलावा सोमपुर विश्वविद्यालय भी। बौद्ध लेखक हरिभद्र इसके दरबार में थे, धर्मपाल के दरबार में। हरिभद्र वत्सराज तथा ध्रुव दोनों से पराजित हुआ है। पहले अपन त्रिपक्षीय संघर्ष में पढ़ चुके हैं, है ना। जो वत्सराज है, ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक है वत्सराज, और ध्रुव जो है वो राष्ट्रकूट शासक है। तो वत्सराज और ध्रुव दोनों से पराजित हुआ था धर्मपाल। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में बात कर चुके हैं।
लेकिन आगे चलकर इसने कन्नौज भी जीता है धर्मपाल ने। और कन्नौज जीतने के बाद एक शानदार दरबार का आयोजन किया था जिसमें पंजाब एवं पूर्वी राजस्थान के अधीनस्थ राजा उपस्थित हुए थे। तो किसने कन्नौज जीतने के बाद एक भव्य दरबार का आयोजन किया था? तो धर्मपाल ने। ठीक है दोस्तों, इसने नालंदा बिहार हेतु 200 गांव उपहार में दिए थे। धर्मपाल ने नालंदा बिहार हेतु 200 गांव जो है उपहार में, गिफ्ट में दिए थे। इसके बाद गोध देना देवपाल। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था देवपाल। पाल वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा देवपाल था। इसने भी परम सौगात की उपाधि, धर्म ने परम तो की ही, देवपाल ने भी परम सौगात की उपाधि धारण की। बादल स्तंभ लेख के अनुसार, है ना, देवता कहां पे होते हैं? बादलों में होते हैं ना देवता, ऐसे मानते हैं अपन लोग माइथोलॉजिकली कि देवता कहां है? बादलों में। तो देवपाल का स्तंभ लेख कौन सा है? बादल स्तंभ लेख। और देवपाल किस शासक का है? पाल शासक का। तो आपसे पूछेगा बादल स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो पाल शासकों से। तो बादल स्तंभ लेख के अनुसार देवपाल ने उत्कलों की जाति का सफाया किया। उत्कल मतलब उड़ीसा, तोसली। ठीक है, तो देवपाल ने उत्कलों की जाति का सफाया किया, हूणों का घमंड चूर किया, द्रविड़ तथा गुर्जर शासकों के मिथ्याभिमान को नष्ट किया। ये कौन बोल रहा है? बादल स्तंभ लेख। क्या बोल रहा है? कि देवपाल ने उत्कलों की जाति का सफाया कर दिया, हूणों का घमंड चूर कर दिया, द्रविड़ तथा गुर्जर शासकों के मिथ्याभिमान को नष्ट कर दिया। मिथ्य अभिमान, है ना, झूठे अभिमान को नष्ट कर दिया। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शासकों से भी अधिक शक्तिशाली बताया है। अरब यात्री सुलेमान की चर्चा कर चुके हैं अपन पहले। इसने देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों शासकों से अधिक शक्तिशाली माना है। यह पाल शासकों को रूहमा कहता था। कौन? सुलेमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुलेमान जो है वो पाल शासकों को क्या कहता था? रूहमा। ठीक है, रूहमा। ठीक है, तो रूहमा, मां होती है वही पालती है ना, है ना, मां होती है वही पालती है। तो मां, रूहमा, रूह से पालती है। रूह मतलब आत्मा, तो रूह से पालती है मां, रूह से पालती है मां, तो रूह मां, पाल शासकों को रूहमा कहता था। इसने जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक, पूछेगा वो आपसे, है ना, सुवर्ण वंशी भी कहलाते हैं, जावा सुमात्रा के सुवर्ण वंशी भी कहलाते हैं। तो जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के लिए 5 गांव दान में दिए थे देवपाल ने। जावा सुमात्रा का शासक था, शैलेंद्र वंशी शासक था बालपुत्र देव, और उसने जो बौद्ध विहार बनवाए थे उसके लिए 5 गांव दान में दिए थे। किसने? देवपाल ने। देवपाल के समय कौन आया था? सुलेमान। और सुलेमान ने पाल शासकों को क्या कहा है? रूहमा, रूह से पालती है मां। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद नारायण पाल, है ना, देवपाल हो गया, अब नारायण पाल। देवपाल का उत्तराधिकारी, देवपाल का जो बच्चा था वो विग्रहपाल था, लेकिन विग्रहपाल ने संन्यास ले लिया, इसलिए विग्रहपाल का पुत्र नारायण पाल शासक बना और इसने 1000 शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। नारायण पाल ने 1000 शिव मंदिरों का निर्माण कराया है। ठीक है, गोध देना मां से महिपाल फर्स्ट। इसने पालों की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। महिपाल फर्स्ट ने पालों की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसके समय पालों का विस्तार जो है वो मगध तथा दक्षिण बिहार तक हो गया था, अतः इसे दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। किसको? महिपाल फर्स्ट को। मैं ही पालता हूं, महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट है, लेकिन ये दूसरा संस्थापक है पाल वंश का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का, पाल साम्राज्य का विस्तार किया है। ठीक है, तो दूसरा संस्थापक किसको माना गया है? महिपाल फर्स्ट को। राजेंद्र चोल ने इसे पराजित किया। चोल शासक राजेंद्र चोल ने इसे पराजित किया। बौद्ध भिक्षु अतिस के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भेजा। यह बात इंपॉर्टेंट है। बौद्ध भिक्षु थे अतिस, और उनके नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक दल इसने कहां भेजा था? तिब्बत में, महिपाल ने। दाय भाग की रचना करी थी जिमूत वाहन ने। आपको पहले पढ़ा चुका हूं, दाय भाग नामक बुक की रचना किसने करी थी? जिमूत वाहन ने। तो जिमूत वाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। वेरी इंपॉर्टेंट। जिमूत वाहन को
पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था और इसकी मृत्यु के बाद पाल वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। महिपाल की मृत्यु के बाद, महिपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। ठीक है, और लास्ट शासक कौन है दोस्तों? रामपाल। ये अंतिम पाल शासक है। इसका दरबारी था संध्याकर नंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दरबारी संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित की, रामपाल के दरबार में है तो रामपाल का शौर्य वर्णन करेगा, यश का वर्णन करेगा। तो रामपाल चरित की रचना किसने करी है? संध्याकर नंदी ने। ठीक है, इसके बाद कवर्तों का विद्रोह हुआ। इसके समय, रामपाल के समय किसका विद्रोह हुआ था? कवर्तों का, कवर्तों का विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये तो ये हो गए शासक। गोध देना मरा, गोध देना मरा। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नागपाल, सॉरी नारायणपाल, मां से महिपाल और रा से रामपाल। ठीक है, जब आपको ये स्ट्रक्चर मालूम होगा तो हर एक की विशेषताएं अपने आप आपको लॉजिकली बनती चली जाएंगी। तो एकदम आपकी पढ़ाई जो है वो एकदम वो पैक और एकदम फिट रहेगी, चाहे प्री के हिसाब से हो दोस्तों, चाहे वनडे के हिसाब से हो और चाहे मेंस के हिसाब से। अब पालों का योगदान देख लेते हैं। तो आज भी आप देखिए कि जो नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे के समय जो माता की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं वो कौन से लोग बनाते हैं? पाल बंगालीज जो होते हैं, पाल, पाल जो सरनेम होता है वो बंगालीज का होता है। तो पाल बंगालीज जो होते हैं वो मूर्तिकार होते हैं। उस समय वो कांसे की मूर्तियां बनाने में महारत थे। लेकिन आज भी माता की जो मूर्तियां बनती हैं नवरात्रे पे या गणेश चतुर्थी पे, गणेश जी की मूर्तियां वो भी पाल समाज के लोग ही बनाते हैं। तो कांसे की मूर्तियां बनाने में महारत, ये बौद्धों की वज्रयान शाखा को मानते थे और इन्हें हाथी पालने का भी शौक था। ये हाथी रखते थे पाल। ठीक है, तो हाथी पालने का भी शौक था पालों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संत रक्षित और दीपंकर विद्वानों को पालों ने तिब्बत भेजा। पाल शासकों के यहां दो विद्वान थे, संत रक्षित और दीपंकर, इंपॉर्टेंट है। संत रक्षित और दीपंकर विद्वानों को तिब्बत भेजा था। और तिब्बती विद्वान धर्म स्वामी जो है वो पालों के साथ भारत आया था। ठीक है, तो पालों के जो प्रतिनिधि वहां गए होंगे तिब्बत में, वो उनके साथ कौन आ गया था तिब्बत से? धर्म स्वामी। तो इस तरीके से ये पाल शासन समाप्त होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष के तीनों राज्य यहाँ पे समाप्त होते हैं। और इसकी कोडिंग वगैरह देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, पार्टिसिपेशन अच्छा रखिए, है ना। कुछ कमजोरी आई है पढ़ाई में, अपना बिल्कुल धैर्य मत कम करिए और बहुत अच्छे से दमदारी से पढ़िए, उत्साह बनाए रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।